नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम आधुनिक भारत के एक महत्वपूर्ण टॉपिक भारत में यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों के आगमन को कवर करने जा रहे हैं। बहुत सी यूरोपीय कंपनियां भारत आई और यहां की स्थिति का फ़ायदा उठाकर वह हमारे शासक बन गए। तो जानते हैं इन कंपनियों के बारे में। कई बार यूरोप कंपनियों के स्थापना वर्ष और उनकी फैक्ट्री से प्रथम फैक्ट्री उन्होंने कहाँ और कब स्थापित की, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस चार्ट को अच्छे से कवर कर लीजिए, इससे क्वेश्चन डेफिनेटली मिलेंगे। तो पहली कंपनी जो भारत आई वह थी पुर्तगाल की कंपनी, पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी। इसकी स्थापना 1498 में हुई थी और इन्होंने कोचीन केरल में 1503 ईस्वी में अपनी पहली फैक्ट्री की स्थापना की थी। दूसरी यूरोपीय कंपनी जो भारत आई वह इंग्लैंड की थी, जिसे अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी कहा जाता है और यह 1600 ईस्वी में इस्टेब्लिश हुई। इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री मसूलीपट्टनम में 1611 ईस्वी में स्थापित किया। कई बार सूरत को लेकर कन्फ्यूजन हो जाता है, तो प्रथम अस्थायी कंपनी फैक्ट्री की बात की जाएगी तो वह सूरत हो जाएगा और पहली फैक्ट्री मसूलीपट्टनम में स्थापित की। इसके बाद आई हॉलैंड की कंपनी, जिसे डच ईस्ट इंडिया कंपनी कहा गया और यह इस्टेब्लिश हुई थी 1602 ईस्वी में और इन्होंने भी मसूलीपट्टनम में 1605 ईस्वी में अपनी पहली फैक्ट्री की स्थापना की। इसके बाद डेनमार्क की कंपनी आई, जिसे डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी कहा गया और यह कब इस्टेब्लिश हुई थी, तो यह 1616 ईस्वी में स्थापित हुई थी और ट्रावनकोर में 1620 ईस्वी में इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री की स्थापना की थी। इसके बाद आई थी फ्रांस की कंपनी, जो कि स्थापित हुई थी 1664 ईस्वी में और इन्होंने सूरत में 1668 ईस्वी में अपनी पहली फैक्ट्री की स्थापना आई। और भारत में सबसे लास्ट में स्वीडन की कंपनी स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी आई, जो कि 1731 ईस्वी में इस्टेब्लिश हुई थी। फ्रेंड्स, अब प्रश्न उठता है क्या इससे पहले यूरोपीय देशों के साथ हमारा व्यापार नहीं था? तो फ्रेंड्स, ऐसा बिल्कुल नहीं था। प्राचीन काल से ही यूनान एवं रोम के साथ हमारे अच्छे व्यापारिक संबंध थे। जब प्राचीन भारत को कवर करवा रही थी तो उसमें मैंने बताया था कि भारत का यूनान के साथ अच्छा व्यापारिक संबंध स्थापित हो गया था। लेकिन बाद में क्या हुआ, भारत से होने वाले व्यापारिक मार्ग पर अरब के व्यापारियों का अधिकार हो गया। इसे हम मैप से समझने का प्रयास करते हैं। इस समय क्या हुआ कि यूरोप में एक नया युग प्रारंभ हुआ, जिसे पुनर्जागरण का काल कहा जाता है। इस समय क्या हुआ, यूरोप में नए नए साहित्य की खोज हुई, लोगों की विचारधारा में बहुत ज़्यादा परिवर्तन आया और लोग नए नए स्थानों की खोज के लिए आगे बढ़े। उस समय यहाँ पे है अफ्रीका के पास स्पेन कंट्री। स्पेन के एक राजा थे हेनरी। उन्होंने इन खोजों को बहुत ज़्यादा प्रश्रय दिया। उन्होंने व्यापारियों को फाइनेंस दिया और कहा कि आप जाइए, भारत को खोजिए, अलग अलग कंट्री को खोजिए। और इसी क्रम में बार्थोलोम्यू डियाज केप ऑफ गुड होप पहुंचा। यह अफ्रीका के पास पड़ता है, जिसे हिंदी में आशा अंतरिप भी कहा जाता है, लेकिन वह यहाँ से वापस आ गया, यह भारत की तरफ नहीं पहुँच पाया। इसके बाद 1492 ईस्वी में कोलंबस को भेजा गया भारत की खोज के लिए, लेकिन वह नॉर्थ अमेरिका पहुँच गया। कहाँ पहुँच गया फ्रेंड्स? नॉर्थ अमेरिका पहुँच गया। इसके बाद क्या हुआ कि और भी व्यापारियों को भेजा गया और फाइनली क्या हुआ, 1498 ईस्वी में, कब? 1498 ईस्वी में वास्को डिगामा नामक यात्री जो था वह अपनी जहाजी बेड़े के साथ यहाँ सबसे पहले केप ऑफ गुड होप पहुँचा। यहाँ उसे एक गुजराती व्यापारी मिल गया जिसका नाम था अब्दुल मनीद और उसकी सहायता से वह भारत पहुँचा। भारत में कहाँ पहुँचा? केरल में पहुँचा, कालीकट। और इस तरह से भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन स्टार्ट हो गया। और पहली कंपनी जो भारत में व्यापार के उद्देश्य से बनाई गई थी वह थी पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी। कब स्थापित हुई थी फ्रेंड्स? 1498 में हुई थी। और प्रथम फैक्ट्री कब बनी थी? तो कोचीन में बनी थी, केरल में ही, क्योंकि सबसे पहले यूरोपीय कहाँ पहुँचे? केरल में पहुँचे। तो वहीं पे यहाँ फैक्ट्री की स्थापना हुई थी 1503 ईस्वी में। और प्रथम पुर्तगाली जो भारत पहुँचा तो डेफिनेटली वह वास्को डिगामा था। कहा जाता है कि जब वास्को डिगामा भारत पहुंचा
17 मई 1498 ईस्वी को कालीकट केरल का यहाँ बंदरगाह था, तो वहाँ पहुँचा। और किसकी सहायता से पहुँचा फ्रेंड्स? तो अब्दुल मनीत की सहायता से पहुँचा। वास्को डी गामा जब भारत पहुँचा तो कालीकट के शासक जमोरिन ने उसका स्वागत किया और अरब व्यापारियों ने विरोध किया। क्यों विरोध किया? क्योंकि अब उनको डायरेक्ट फ़ायदा नहीं हो रहा था, क्योंकि यूरोपीय डायरेक्ट भारत पहुंच गए थे व्यापार के लिए, और इनकी जो बीच की मध्यस्थता थी उसको उन्होंने समाप्त कर दिया था। और कहा जाता है कि जब वास्को डी गामा काली मिर्च लेकर पुर्तगाल वापस लौटा तो उसे अपने व्यापार पर 60 गुना फ़ायदा हुआ। कितना फ़ायदा हुआ? 60 गुना फ़ायदा हुआ। अब आप कल्पना कीजिए कि आपने कोई वस्तु 100 रुपये में ख़रीदी और उसे आपने 6000 रुपये में बेच दिया, तो फ़ायदे का लेवल कितना ज़्यादा हो गया। तो इस फ़ायदे को देखकर यूरोपीय कंपनी भी प्रोत्साहित हुई भारत आने के लिए, और पुर्तगाल की स्पेन की गवर्नमेंट को लगा कि नहीं, भारत के साथ व्यापार करना चाहिए, और इसके लिए उन्होंने एक कंपनी इस्टेब्लिश की जो कि है पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी। और भारत पर के व्यापार पर नज़र रखने के लिए उन्होंने गवर्नर की स्थापना की, और पहला गवर्नर बनकर जो आया वह कौन था? फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। अल्मेडा 1505 से लेकर 1509 ईस्वी तक भारत में रहा। अल्मेडा ने ब्लू वाटर पॉलिसी अपनाई। इसके तहत क्या होता था? हिंद महासागर के क्षेत्र में जो भी जहाज़ आते थे उन सब से जो है पुर्तगाली कंपनी टैक्स लेती थी, और वो हिंद महासागर के व्यापारिक क्षेत्र पर पुर्तगाली कंपनी ने पूरा दबदबा बना लिया था। इसे ही ब्लू वाटर पॉलिसी कहा जाता है। इसके बाद सेकेंड नंबर के गवर्नर बनकर कौन आए? तो अल्बुकर्क आए। कब आए? तो 1509 ईस्वी में आए। और अल्बुकर्क ने आते ही बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से गोवा छीन लिया। कौन से क्षेत्र पर अधिकार कर लिया? गोवा पर अधिकार कर लिया। और अल्बुकर्क के प्रयास से पुर्तगाली बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली समुद्री ताकत बन गए। और अब तक यह क्लियर हो चुका था कि भारत में वही शासन से करेगा जिसकी नौसैनिक शक्ति स्ट्रांग होगी। नौसेना जिसकी स्ट्रांग रहेगी वही भारत पर शासन करेगा। तो पुर्तगालियों ने नौसेना के क्षेत्र में बहुत काम किया। इसके बाद एक गवर्नर बनकर आए नीनो डी कुन्हा। उन्होंने 1530 ईस्वी में पुर्तगाली कंपनी का केंद्र किसे बना दिया? गोवा बना दिया। गोवा को अपनी राजधानी बना दी। पुर्तगालियों ने कार्टेज पद्धति शुरू की। इस पद्धति के तहत हिंद महासागर क्षेत्र में जो भी दूसरे देश या कंपनियों की या भारतीय शासकों के जहाज़ भी किसी उद्देश्य से जाते थे तो पुर्तगाली कंपनी उनसे टैक्स वसूल करती थी। और कहा जाता है जब एक बार अकबर का जहाज़ इधर से गुजरा था तो अकबर को भी टैक्स पे करना पड़ा था। ये भी एक अलग स्थिति थी। तो पुर्तगालियों ने कार्टेज पद्धति शुरू की। ये क्वेश्चन कई बार पूछा भी जा चुका है। इसके बाद भारत में प्रथम प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना पुर्तगालियों के द्वारा ही की गई फ्रेंड्स। कब की गई थी? तो 1556 ईस्वी में की थी। और एक अच्छी चीज़ हुई थी प्रेस की स्थापना, और एक गलत चीज़ भी हुई थी। भारत में तंबाकू की खेती भी पुर्तगालियों के आने के साथ ही प्रारंभ हुई। तो और भी चीज़ों को देखते हैं। इसके बाद पुर्तगालियों ने भारत में गोथिक स्थापत्य शैली की शुरुआत की। स्थापत्य के क्षेत्र में एक अलग शैली को विकसित किया। इसके बाद क्या हुआ? धीरे धीरे अन्य कंपनियां जब आने लगी भारत में तो डच आए, फिर अंग्रेज आए। तो डच और अंग्रेज़ों की वजह से पुर्तगालियों की स्थिति कमज़ोर होने लगी। और इससे क्या हुआ? 1630 ईस्वी में अंग्रेज़ों और पुर्तगालियों के बीच मैड्रिड की संधि हुई। और इस संधि द्वारा दोनों कंपनी अंग्रेज और पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच व्यापारिक प्रतिस्पर्धा को समाप्त कर दिया गया। इसके बाद 1661 ईस्वी में पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन का विवाह इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय के साथ हुआ। और इस विवाह का परिणाम यह हुआ कि चार्ल्स द्वितीय को बॉम्बे दहेज में मिल गया। अब सोचिए, भारत का एक महत्वपूर्ण प्रांत आज की हमारी इकोनॉमिक कैपिटल को दहेज में दिया जा रहा है। और इससे क्या हुआ कि पुर्तगाल ने धीरे धीरे भारत में अपना व्यापारिक और जो भी इंटरेस्ट था उसको छोड़ना प्रारंभ कर दिया। लेकिन वह पूरी तरह भारत से नहीं निकले और सबसे पहले भारत में पुर्तगाली आए और सबसे लास्ट तक वही टिके रहे। फाइनली दिसंबर 1961 ईस्वी में गोवा को पुर्तगालियों से स्वतंत्र कराया गया। और इसके लिए
ऑपरेशन विजय चलाया गया और ऑपरेशन विजय द्वारा पुर्तगालियों से गोवा को मुक्त कराया गया। अब जानते हैं दूसरी कंपनी के बारे में, डच ईस्ट इंडिया कंपनी, जो कि 1602 ईस्वी में इस्टेब्लिश हुई थी। डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री मसूलीपट्टनम में इस्टेब्लिश की थी और उन्होंने अपनी दूसरी फैक्ट्री पुलिकट में स्थापित की थी। पहला डच यात्री जो भारत आया वह था कार्नेलियन हाउटमैन। कौन आया पहला डच यात्री भारत? कार्नेलियन हाउटमैन आया। और डचों ने एक अलग तरह के सिक्के चलाए जिनका नाम था स्वर्ण पैगोडा। और यह पहली बार हो रहा था कि कोई विदेशी कंपनी भारत में आकर अपनी सिक्के चला रही है। तो उन्होंने कौन सा सिक्का चलाया? स्वर्ण पैगोडा नामक सिक्के चलाए। और डचों ने भारत में अपने दो व्यापारिक केंद्र बनाए थे, एक जिससे वे सूती वस्त्र का व्यापार करते थे जिसे कोरोमंडल तट से करते थे, और मालाबार तट से वे मसालों का व्यापार करते थे। लेकिन धीरे धीरे यद्यपि उन्होंने पुर्तगालियों को व्यापार में पीछे कर दिया, लेकिन वह स्वयं अंग्रेज़ों से पिछड़ने लगे। और फाइनली बेदरा का युद्ध हुआ था डच और अंग्रेज़ों के बीच। कब हुआ था? तो 1759 ईस्वी में हुआ था। और इस युद्ध में डच पराजित हो गए और इसी के साथ भारत में डचों की शक्ति का अंत हो गया। और इसके बाद दो महत्वपूर्ण शक्ति बची, अंग्रेज और फ्रांसीसी। इनके बीच एक लंबा संघर्ष हुआ। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। तो कब हुई थी? 1599 ईस्वी में इंग्लैंड के मर्चेंट एडवेंचर्स नामक व्यापारियों द्वारा पूर्व के देशों के साथ व्यापार के लिए एक कंपनी की स्थापना हुई। उस समय इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम थी और उन्होंने 31 दिसंबर, कब? 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को, 1600 ईस्वी, ये डेट याद रखिएगा, महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने इस कंपनी को, जो कि मर्चेंट एडवेंचर्स नामक कंपनी बनी थी, उसको पूर्व के देशों के साथ व्यापार के लिए 15 वर्षों का अधिकार पत्र प्रदान किया। उस समय इंग्लैंड में एलिजाबेथ प्रथम का शासनकाल चल रहा था। वहीं भारत की बात करें तो उस समय मुगल वंश का शासन चल रहा था और मुगल वंश के बादशाह कौन थे? अकबर। हुआ क्या? 1603 ईस्वी में एलिजाबेथ प्रथम की मृत्यु हो गई और उनके स्थान पर जेम्स प्रथम, कौन बने राजा? जेम्स प्रथम। अच्छा, हाल ही में इंग्लैंड की महारानी की मृत्यु हो गई है, उनका क्या नाम है? आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। तो हुआ क्या? 1603 ईस्वी में एलिजाबेथ प्रथम की मृत्यु हो गई और जेम्स प्रथम शासक बने, राजा बने इंग्लैंड के। और उन्होंने 1604 ईस्वी में, कभी 1604 ईस्वी में एक दूत को भेजा अकबर के दरबार के लिए। किसे भेजा? कैप्टन हॉकिंस को जहांगीर के दरबार के लिए भेजा। और वह उस समय ऐसा नहीं था कि फ्लाइट थी या बहुत सारी सुविधाएं थी। तो 4 वर्ष की यात्रा के बाद 1608 ईस्वी में कैप्टन हॉकिंस जहांगीर के दरबार में पहुंचा। लेकिन भेजा कब था? 1604 ईस्वी में। उस समय भारत के बादशाह कौन थे? तो अकबर थे। और जबकि 1605 ईस्वी में अकबर की मृत्यु हो गई थी और बादशाह कौन बन गए थे? जहांगीर बन गए थे। तो कैप्टन हॉकिंस जो मेनली आए थे वह अकबर के लिए संदेश लेके आए थे, ना कि जहांगीर के लिए। जब वे यहाँ पहुँचे तो उनको पता चला कि अब जहांगीर बन गए हैं शासक, तो उन्होंने जहांगीर को रिस्पेक्ट दिया। लेकिन ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि किसने भेजा कैप्टन हॉकिंस को? तो जेम्स प्रथम ने भेजा। किसके लिए भेजा? तो फ्रेंड्स अकबर के लिए भेजा। और पहुंचा किसके पास? तो जहांगीर के पास पहुंचा। तो ये 3 पॉइंट है जिसे प्रश्न पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव में, इसको ध्यान रखिएगा। हॉकिंस जब जहांगीर के दरबार में पहुंचा तो उसने फ़ारसी में बात की और भाषा का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। इससे जो है जहांगीर बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ और हॉकिंस को 400 का मनसब और इंग्लिश खान की उपाधि प्रदान की। तो इंग्लिश खान की उपाधि किसे प्रदान की? हॉकिंस को। किसने प्रदान की? जहांगीर ने प्रदान की। कैप्टन हॉकिंस को 1608 में सूरत में फैक्ट्री स्थापित करने की आज्ञा मिल गई। कब मिली? 1608 में। और फैक्ट्री बननी स्टार्ट भी हो गई। लेकिन उस समय एक दबदबा था पुर्तगाली व्यापारियों का, तो उन्होंने जहांगीर से कहकर इस फैक्ट्री को बंद करवा दिया। और इसके बाद अंग्रेज़ों ने अपनी
पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की? 1611 में। और कहाँ की थी? मसूलीपट्टनम में। तो पहली फैक्ट्री के बारे में कई बार कन्फ्यूजन हो जाता है। अगर पहली अस्थाई फैक्ट्री की बात करेंगे तो सूरत में है, और पहली फैक्ट्री जो बनकर तैयार हो गई वह मसूलीपट्टनम थी। इसके बाद इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम ने 1616 ईस्वी में सर टॉमस रो को जहांगीर के दरबार में भेजा, यानी कि ये दूसरा दूत मंडल भेजा। अभी के समय में जैसे एम्बेसडर होते हैं जो। इसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए एक सुनहरा काल आया जब उन्हें 1632 ईस्वी में गोलकुंडा के सुल्तान से सुनहरा फरमान प्राप्त किया। सुनहरा फरमान क्या था? इसके द्वारा पहली बार ये जो है वार्षिक कर अदा करके मुक्त व्यापार कर सकते थे, यानी कि एक बार जैसे उस समय जो रेट था उस हिसाब से टैक्स पे कर दो और मुक्त व्यापार करते रहो, बार बार टैक्स देने की परेशानी से वे बच जाते थे। और इसी के साथ उन्हें मुक्त व्यापार यानी बिना टैक्स चुकाए व्यापार करने की लत लग गई अंग्रेज़ों को। अब इनके बाद जो है इनकी स्थिति स्ट्रॉन्ग होनी स्टार्ट हो गई और उन्होंने जो है इंडिया के 3 क्षेत्रों पर अपना दबदबा बनाया। ये 3 क्षेत्र कौन थे? मद्रास था, मुंबई था और एक कलकत्ता, यानी कि ये भारत के 3 मेट्रो सिटी पर उन्होंने अपना दबदबा बनाया। और जिसके बाद भारत में साम्राज्य सुदृढ़ करना उनके लिए बहुत आसान हो गया। तो देखते हैं मद्रास पर ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकार, कैसे मद्रास पर अधिकार किया उन्होंने। 1639 ईस्वी में फ्रांसिस डे नामक अंग्रेज ने चंद्रगिरी के राजा से मद्रास पट्टे पर लिया। वहाँ पर एक किले का निर्माण किया और किले को क्या नाम दिया गया? फोर्ट सेंट जॉर्ज। या कई बार पूछा जाता है मद्रास में किस किले की स्थापना हुई? तो फ्रेंड्स फोर्ट सेंट जॉर्ज किले की स्थापना हुई और यह जो है बाद में मुख्यालय बन गया। कोरोमंडल तट से जो भी व्यापार होते थे अंग्रेज़ों के, उसका जो है सेंटर को क्या बन गया? फोर्ट सेंट जॉर्ज किला बन गया। और धीरे धीरे इस क्षेत्र पर उन्होंने अंग्रेज़ों ने अपना दबदबा बनाना शुरू किया। अब देखते हैं बम्बई पर अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने कैसे अपना स्थापना किया। तो हमने लास्ट वीडियो में भी कवर किया था कि 1661 ईस्वी में पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन का विवाह ब्रिटेन के राजकुमार चार्ल्स द्वितीय से हुआ। तो जब इस विवाह के फलस्वरूप क्या हुआ कि पुर्तगालियों ने दहेज स्वरूप मुंबई को भेंट दे दिया। इसके बाद चार्ल्स द्वितीय बम्बई लेके करते क्या? तो उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को 10 पाउंड के वार्षिक किराए पर, कितने पाउंड के वार्षिक किराए पर फ्रेंड्स? केवल 10 पाउंड के वार्षिक किराए पर मुंबई जो है वह ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। बम्बई एक महत्वपूर्ण बंदरगाह था, तो अंग्रेज़ों ने क्या किया? 1687 ईस्वी में पश्चिमी तट का मुख्यालय सूरत से हटाकर मुंबई कर लिया, यानी कि मुंबई को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देना स्टार्ट किया। और इस काम में मुंबई के गवर्नर थे गिराल्ड ओंगियार। गिराल्ड ओंगियार ने इस शहर के विकास में अपना बहुत ज़्यादा योगदान दिया, इसलिए ओंगियार को मुंबई का संस्थापक कहा जाता है। मुंबई की स्थापना में उसने बहुत सारे कार्य किए, प्रशासन को भी मजबूत किया। ओंगियार ने मुंबई में तांबे और चांदी के सिक्के ढालने के लिए टकसाल की भी स्थापना की और इस तरह से मुंबई को डेवलप किया। अब जानते हैं कि कलकत्ता पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने कैसे अपना प्रभाव स्थापित किया। तो सबसे पहले बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1651 में हुगली में हुई थी। इसके बाद उस समय बंगाल के शासक कौन थे? शाह शुजा थे। उस समय भारत में मुगल वंश का ही शासनकाल चल रहा था, लेकिन गवर्नर के रूप में शाह शुजा जो है बंगाल के शासक थे और बंगाल के शासक मुगल सम्राट को टैक्स अदा करते थे। तो उस समय बंगाल के शासक शाह शुजा ने 3000 रुपये वार्षिक कर के बदले अंग्रेज़ों को बंगाल में व्यापारिक सुविधाएं दी, उनको व्यापार करने का अधिकार दे दिया। उस समय 3 गाँव थे वहाँ पे, जिनका नाम था कालिकाता, गोविंदपुर और सुतानुती। इन तीनों को मिलाकर जॉब चार्नॉक ने आधुनिक कोलकाता शहर की नींव रखी, यानी कि 3 गांव को मिला दिया और उसको डेवलप करना चालू किया, जो कि आज कलकत्ता शहर के रूप में हम देखते हैं। तो कलकत्ता का संस्थापक किसे माना जाता है? जॉब चार्नॉक को। किसे माना जाता है फ्रेंड्स? जॉब चार्नॉक को कलकत्ता का संस्थापक माना जाता है। और कलकत्ता में अपनी स्थिति सुदृढ़ करने के लिए अंग्रेज़ों ने यहाँ भी एक किले की स्थापना की, जिसका नाम क्या है? फोर्ट विलियम किला। कलकत्ता में कौन से किले की स्थापना की अंग्रेज़ों ने? फोर्ट विलियम किले की स्थापना की। इसके अलावा भी अंग्रेज़ों ने बहुत सारे किले की स्थापना की।
पटना में, मुर्शिदाबाद में भी फैक्ट्रियों की स्थापना की, लेकिन उनकी नीति भी लूट खसोट वाली हो गई थी। और उस समय जो है मुग़ल सम्राट कौन था? औरंगजेब था, जो कि बहुत ही टाइट शासक था, वह सख्त शासक था। तो उन्होंने जब देखा कि अंग्रेज़ हुगली में बहुत ज़्यादा लूटमार की स्थिति मचाए हुए हैं, तो औरंगजेब ने उन्हें भारत से खदेड़ने का निर्णय लिया। और क्या हुआ इसके फलस्वरूप? 1688 ईस्वी में मुग़ल सेना और अंग्रेजी सेना के सेनानायक थे, सेनापति कौन थे? सर जॉन चार्ल्स के बीच संघर्ष हुआ, जिसमें कौन पराजित हुए? अंग्रेज पराजित हुए। इस युद्ध में अंग्रेज बुरी तरह से पराजित हुए, लेकिन अंग्रेज़ों की एक नीति थी कि जब ज़रूरत हो तो पाँव पकड़ लो, जब ज़रूरत हो तो गला पकड़ लो। तो यहाँ पे अंग्रेज़ों ने पाँव पकड़ने की नीति को अपनाया और औरंगजेब को हर्जाना स्वरूप 1.5 लाख रुपया दिया और पुनः व्यापार करने की सुविधा प्राप्त कर ली औरंगजेब से। 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु के बाद जितने भी मुग़ल सम्राट आए वे सभी कमज़ोर थे, वे उतने सुदृढ़ नहीं थे। और 1717 ईस्वी में मुग़ल सम्राट कौन था? फर्रुखशियर था। कौन था? फर्रुखशियर था। तो इस समय भी अभी तक हमने 2 देखा था कि दूत मंडल आए थे। पहला हॉकिंस आया था, फिर सर टॉमस रो आए थे, और तीसरी बार दूत मंडल भेजा गया 1717 ईस्वी में जॉन सुरमन के नेतृत्व में। कोई भी दल भेजा जाता है तो इसमें एक हेड होता है, तो सर जॉन सुरमन के नेतृत्व में एक ब्रिटिश दूत मंडल भेजा गया। कहाँ? तो मुग़ल बादशाह फर्रुखशियर के दरबार में। इस दल में एक डॉक्टर भी था जिसका नाम था हैमिल्टन, और उसने, वह एक सर्जन था, और उसने उस समय फर्रुखशियर किसी रोग से पीड़ित था, तो उसने फर्रुखशियर के असाध्य रोग का इलाज किया। और इससे फर्रुखशियर इतना प्रभावित हो गया कि उसने 3 फरमान जारी कर दिए। ये फरमान क्या है? आइए एक बार देख लेते हैं इनको। पहला क्या था? बंगाल में 3000 रुपये वार्षिक कर के बदले में सीमा शुल्क मुक्त व्यापार का अधिकार मिला, यानी कि टैक्स अब नहीं लगेगा, बस 3000 रुपये दे दो, पूरे साल का टैक्स, और आपको फ्री में ट्रेड करो। और इसे ही क्या कहा गया? दस्तक प्रथा कहा गया। इसके बाद एक और छूट दी गई। मुंबई में जो औंगियार ने सिक्के ढालना शुरू किया था, उसको पूरे मुग़ल साम्राज्य में चलाने की छूट दे दी, यानी कि अब उनके अंग्रेज़ों के सिक्के क्या हो गए? इंडिया में वैलिड हो गए। और ये बहुत बड़ा डिसीजन था और बहुत ही गलत डिसीजन था। खैर आगे बढ़ते हैं। सूरत में 10,000 रुपये के बदले समस्त आयात निर्यात कर से अंग्रेज़ों को मुक्ति मिल गई। ये भी बहुत बड़ा डिसीजन था, और ये इतना बड़ा डिसीजन था जिसने अंग्रेज़ों को एक अधिकार का जो बोलते हैं ना, मैनिफेस्टो मिल गया उनको, जिसे मैग्ना कार्टा कहा जाता है। और इसके बाद भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार जो हुआ बहुत तेज़ी से हुआ। इन अधिकारों ने ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार में बहुत बड़ा योगदान दिया। अब जानते हैं फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी के स्थापना के बारे में। तो फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी काफ़ी बाद में आई थी, देखा जाए तो 1600 में अंग्रेज़ आए थे, और 1664 ईस्वी में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया की स्थापना हुई थी। फ्रांस के राजा थे उस समय लुई 14वें, और उनके मंत्री थे कार्लबर्ट के प्रयासों से इस कंपनी की स्थापना हुई थी। जब कार्लबर्ट ने देखा कि अंग्रेज़ों को कितना ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है, तो उसने लुई 14वें को प्रेरित किया, और उसी के प्रेरणा के फलस्वरूप 1664 ईस्वी में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। अगर भारत में प्रथम फैक्ट्री की बात करें तो 1600, ये मिसप्रिंट हो गया फ्रेंड्स, 1668 ईस्वी में सूरत में फ्रांसीसियों की प्रथम फैक्ट्री की स्थापना हुई। और किसके द्वारा हुई? तो फ्रांसीसी फ्रैंको कैरो के द्वारा हुई। इसके बाद 1774 ईस्वी में फ्रांसीसियों ने पुदुचेरी, जो कि अभी पांडिचेरी है, उस पर अपना अधिकार कर लिया। उस समय एक गवर्नर थे फ्रांसीसियों के डुप्ले की नीति की वजह से फ्रांसीसियों की शक्ति में बहुत ज़्यादा वृद्धि हुई। लेकिन एक तरफ क्या हो रहा था कि अंग्रेज़ भी आगे बढ़ना चाह रहे थे और फ्रांसीसी भी आगे बढ़ना चाह रहे थे। सेम स्थिति इनकी यूरोप में भी थी। यूरोप में भी एक वार की स्थिति हमेशा अंग्रेज़ों और फ्रांसीसियों के बीच बनी रहती थी। तो उन सब का इफेक्ट मिला के भारत में शक्ति स्थापना के क्रम में अंग्रेज़ों और फ्रांसीसियों के बीच 3 कर्नाटक युद्ध हुए। अब इनको कर्नाटक युद्ध का क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसकी पृष्ठभूमि कहीं ना कहीं कर्नाटक से शुरू हुई थी। अब जानते हैं प्रथम कर्नाटक युद्ध के बारे में। प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746 से 48 के बीच हुआ था।
क्यों हुआ था? तो ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार युद्ध के वजह से हुआ था। होता क्या था कि यूरोप में कोई भी युद्ध होता था फ्रांस और इंग्लैंड के बीच, ब्रिटेन के बीच, तो भारत में या किसी भी देश में वे रहते थे तो आपस में लड़ भिड़ जाते थे। तो यही हुआ कि ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार का युद्ध प्रारंभ हुआ, जिसमें ब्रिटेन और फ्रांस शामिल हो गए और इसका प्रभाव भारत पे भी दिखा और भारत में भी प्रथम कर्नाटक युद्ध के रूप में यह युद्ध प्रारंभ हुआ। लेकिन जब ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार युद्ध की समाप्ति हुई एक्सला-शापेल की संधि से, तो भारत में भी प्रथम कर्नाटक युद्ध का समापन हो गया। और इस युद्ध का परिणाम क्या हुआ? तो उस समय फ्रांसीसी गवर्नर थे डुप्ले, उसके प्रभाव में वृद्धि हुई। देखते हैं सेकंड कर्नाटक युद्ध के बारे में, जो कि 1749 से लेकर 1754 तक चला, यानी कि कुल मिलाकर 5 वर्षों का यह युद्ध रहा। लेकिन इसमें यूरोप की कोई पृष्ठभूमि नहीं थी। इसका मुख्य कारण जो था, उस समय हैदराबाद और कर्नाटक में उत्तराधिकार का संघर्ष चल रहा था और अंग्रेज किसी पक्ष को सहायता कर रहे थे और फ्रांसीसी किसी और पक्ष को सहायता कर रहे थे। और इसी क्रम में इनके बीच युद्ध प्रारंभ हुआ, जो कि एक लंबा युद्ध चला। और इस युद्ध की समाप्ति कैसे हुई थी? पांडिचेरी की संधि से हुई थी, जो कि जनवरी 1755 में हुई थी। लेकिन इस युद्ध का प्रभाव बहुत बुरा हुआ फ्रांसीसियों के दृष्टिकोण से, क्योंकि इस युद्ध में डुप्ले की कूटनीति की हार हुई और गोडेहू नया फ्रांसीसी बनकर आया। तो ये महत्वपूर्ण प्रभाव रहा। अब जानते हैं कर्नाटक के तीसरे युद्ध के बारे में, जो कि 1756 से लेकर 1763 ईस्वी के बीच हुआ था। और इस युद्ध के कारण की बात करें तो इस युद्ध का कारण पूर्णतः यूरोप में उपजी स्थिति था। उस समय फ्रांस और ब्रिटेन के बीच सप्तवर्षीय यानी 7 साल तक यह युद्ध चला। देख लीजिए 1756 से लेकर 1763 तक, तो 7 साल का युद्ध प्रारंभ हुआ। और इस जैसे ही यूरोप में युद्ध प्रारंभ हुआ, वैसे ही भारत में दोनों लड़ना भिड़ना चालू कर दिए। तो क्या हुआ कि युद्ध प्रारंभ तो हो गया, लेकिन 1760 में क्या हुआ? वांडीवास का युद्ध हुआ था एक, और इस युद्ध में फ्रांसीसियों की हार हुई थी और अंग्रेजी सेनापति ने आयरपुट ने फ्रांसीसियों को बुरी तरह से पराजित किया था। और इसी युद्ध के बाद तय हो गया था कि अब अंग्रेज ही भारत में रहेंगे, फ्रांसीसियों को अपना बोरिया बिस्तर समेटना पड़ेगा। और इस युद्ध की समाप्ति फाइनली किससे हुई थी? पेरिस की संधि हुई थी यूरोप में, और इसी संधि द्वारा भारत में भी तृतीय कर्नाटक युद्ध की समाप्ति हो गई। इसके साथ ही भारत में फ्रांसीसी प्रभुत्व की समाप्ति हो गई। लेकिन फ्रांसीसियों का प्रभुत्व 1954 तक पांडिचेरी पर बना रहा और 1954 में पांडिचेरी को फ्रांसीसी प्रभुत्व से मुक्त कराया गया। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदु थे। भारत में यूरोपीय कंपनियां जो आई, उनसे जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत के समुद्री मार्ग की खोज सबसे पहले किसने की? तो फ्रेंड्स, भारत पहुंचने के लिए सबसे पहले समुद्री मार्ग की खोज वास्को डी गामा ने की। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 17 मई 1498 को वास्को डी गामा कहाँ पहुँचा? जब वास्को डी गामा केप ऑफ गुड होप उसके रास्ते से होते हुए भारत पहुँचा, तो वह सबसे पहले केरल का बंदरगाह था कालीकट, वहाँ कालीकट पहुँचा। तो कहाँ पहुँचा? कालीकट पहुँचा, जहाँ कालीकट के शासक जमोरिन ने उसका स्वागत किया। बी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पुर्तगालियों ने भारत में सर्वप्रथम कहाँ फैक्ट्री स्थापित की? जब वह कालीकट पहुँचे तो वहाँ व्यापार स्थापित किया। धीरे धीरे उनका साम्राज्य धीरे धीरे उनका व्यापार बढ़ने लगा, तो उन्होंने पहली फैक्ट्री स्थापित की कोचीन में। कब की थी? 1503 ईस्वी में की थी। ए आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस पुर्तगाली गवर्नर ने नीले पानी की नीति अपनाई, यानी कि ब्लू वाटर पॉलिसी किस पुर्तगाली गवर्नर ने बनाई? तो फ्रेंड्स, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। ए ऑप्शन हो जाएगा। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ने ब्लू वाटर की पॉलिसी अपनाई और इसके तहत उसने क्या किया? हिंद महासागर से जुड़े हुए जितने क्षेत्र थे व्यापार समुद्र के, उन सब पर अधिकार कर लिया। और जो भी विदेशी कंपनी उस रास्ते से होकर जाती थी, तो पुर्तगाली गवर्नर उनसे टैक्स वसूलते थे। तो क्या हो जाएगा? पहला ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अल्बुकर्क ने गोवा को 1510 ईस्वी में किससे छीना?
जब भारत में पुर्तगाली आए तो उन्होंने पहले कालीकट पहुँचे, फिर कोचीन में अपनी व्यापारिक कंपनी स्थापित की। इसके बाद उनका विस्तार बढ़ने लगा और फिर उन्होंने बीजापुर के सुल्तान, किससे, बीजापुर के सुल्तान से गोवा छीना और बाद में पुर्तगाली साम्राज्य का केंद्र क्या बन गया, गोवा बन गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक किसे कहा जाता है? यानी कि अल्मीडा पहला गवर्नर था जिसने ब्लू वाटर पॉलिसी अपनाई और एक फाउंडेशन दिया, लेकिन उसको मजबूती के साथ खड़ा किसने किया? तो फ्रेंड्स अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने किया। इसने बहुत सारी नीतियाँ अपनाई जिसके तहत भारत में पुर्तगाली साम्राज्य स्ट्रांग हुआ। तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर? बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की? डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री मसूलीपट्टनम में स्थापित की। हम जानते हैं कि बहुत सारी कंपनियां भारत में आई जिसमें से डच ईस्ट इंडिया कंपनी भी थी, जिसकी स्थापना 1602 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1602 ईस्वी में हुई थी। और 1605 ईस्वी में डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री मसूलीपट्टनम में स्थापित की। अच्छा, फैक्ट्री जब हम बोलते हैं या कारखाना जब बोलते हैं तो हमारे माइंड में आज का कारखाना, आज की फैक्ट्री आती है, लेकिन उस समय ऐसा नहीं था क्योंकि कुछ उत्पादन नहीं कर रहे थे। जो यूरोपीय थे भारत में कुछ उत्पादन नहीं कर रहे थे, वे यहाँ सामान स्टोर खरीद करते थे इन फैक्ट्रियों में और विदेश ले जाते, अपने देश ले जाते थे और फिर वहाँ से सोना चांदी जवाहरात के रूप में इनकम आता था, क्योंकि उनके पास ऐसा कुछ था नहीं कि वो ट्रेड कर सके। तो मूलतः ये कंपनियाँ या फैक्ट्रियाँ क्या थी, या स्टोरेज कह सकते हो उसको। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में प्रथम प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना किसने की? तो फ्रेंड्स पुर्तगालियों ने 1556 ईस्वी में प्रथम प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की। और सबसे पहले भारत में तंबाकू की खेती भी पुर्तगालियों के द्वारा ही की गई। इसमें आंसर ए हो जाएगा, पुर्तगालियों ने किया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को किसने ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने का एकमात्र अधिकार प्रदान किया? तो इंग्लैंड की रानी थी एलिजाबेथ प्रथम। कौन थी? एलिजाबेथ प्रथम ने पूर्वी देशों के साथ एक कंपनी थी मर्चेंट एडवेंचर्स नामक कंपनी थी जिसे व्यापार करने का अधिकार दिया, और यह पहली कंपनी थी जिसे समुद्री मार्ग से होते हुए व्यापार का अधिकार दिया गया। ये आंसर हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न देखते हैं, ब्रिटेन में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय भारत का बादशाह कौन था? यानी कि कौन शासन कर रहा था जब ब्रिटेन में एलिजाबेथ प्रथम का शासनकाल था और ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी, यानी कि 1600 ईस्वी में। तो हम जानते हैं 1600 ईस्वी में भारत में मुगल साम्राज्य चल रहा था, मुगल वंश का शासन चल रहा था, और उस समय बादशाह कौन थे? अकबर जो थे वह बादशाह थे, अकबर। ठीक है, तो बी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रथम फैक्ट्री स्थापित की गई थी, तो कहाँ की गई थी? तो फ्रेंड्स सूरत में ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रथम फैक्ट्री की स्थापना हुई थी। डी आंसर हो जाएगा। पहली फैक्ट्री की स्थापना की नींव जो है 1608 ईस्वी में पड़ गई थी सूरत में। इसके बाद जहांगीर, उस समय मुगल शासक जहांगीर थे, उसने एक फैक्ट्री का काम बंद करवा दिया, यानी कि रोक दिया। इसके बाद फिर 1613 ईस्वी में सूरत की फैक्ट्री बनकर तैयार हुई। तो पहली अस्थाई फैक्ट्री, पहली फाउंडेशन कंपनी की फैक्ट्री की फाउंडेशन जो पड़ी वह सूरत में हुई। तो डी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस मुगल सम्राट के शासनकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की? तो जब पहली फैक्ट्री स्थापित की यानी कि 1608 ईस्वी में फाउंडेशन डाल दिया था सूरत में, तो उस समय मुगल सम्राट कौन थे? जहांगीर बन गए थे। जी हाँ, बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जहांगीर ने किसे इंग्लिश खान की उपाधि प्रदान की थी? तो फ्रेंड्स जहांगीर ने हॉकिंस को इंग्लिश खान की उपाधि प्रदान की थी जब 1603 ईस्वी में इंग्लैंड में महारानी एलिजाबेथ प्रथम की मृत्यु हो जाती है। उसके स्थान पर जेम्स प्रथम शासक बनते हैं। जेम्स फर्स्ट जो है वह शासक बनते हैं और वह हॉकिंस को भेजते हैं
अकबर के दरबार में जाने के लिए, क्योंकि उस समय कौन थे शासक भारत के? अकबर थे। लेकिन जब हॉकिंस 1608 ईस्वी में, कब पहुंचता है हॉकिंस मुग़ल दरबार में? 1608 ईस्वी में मुग़ल दरबार पहुंचता है। तो वहाँ पता चलता है कि अकबर की मृत्यु हो गई है और अब भारत का शासक कौन है? तो जहांगीर है। कौन है? जहांगीर है। और वह हॉकिंस जो है जहांगीर से फ़ारसी में बात करता है, जिससे जहांगीर बहुत प्रभावित होता है और उसे इंग्लिश खान की उपाधि प्रदान करता है। तो ए आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये कुछ पृष्ठभूमि थी जिसके बारे में बताना ज़रूरी था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को स्वालल्ली के स्थान पर हराया था? तो फ्रेंड्स, थॉमस बेस्ट नामक अंग्रेज अधिकारी था जिसने पुर्तगालियों को हराया था। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है? तो फ्रेंड्स, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1664 ईस्वी में हुई थी। और किसके प्रयासों से हुई थी? उस समय फ्रांस का वित्त मंत्री थे काल्वर्ट, उनके प्रयासों से हुई थी। तो बी आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किसके समय में स्थापित हुई थी? यानी कि उस समय 1664 ईस्वी में हुई थी कंपनी की स्थापना। उस समय फ्रांस में किसका शासनकाल चल रहा था? तो फ्रेंड्स, लुई 14वें का शासनकाल चल रहा था उस समय फ्रांस में। और लुई 14वें को उनके वित्त मंत्री काल्वर्ट ने मोटिवेट किया कि आप अन्य देशों के जैसे भारत के साथ ट्रेड कीजिए। तो डी आंसर हो जाएगा। लुई 14वां उस समय शासक था। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में सांसदों ने अपनी पहली फैक्ट्री, यहाँ सांसद गलत मिसप्रिंट हो गया है, यहाँ फ्रांस होगा फ्रेंड्स। फ्रांस ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की? तो फ्रेंड्स, फ्रांस ने अपनी पहली फैक्ट्री 1668 ईस्वी में, कब? 1668 ईस्वी में सूरत में स्थापित की थी। डी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में स्वर्ण पैगोडा नामक सिक्के किसने चलाए? तो स्वर्ण पैगोडा नामक सिक्के डचों ने चलाए थे भारत में। बी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे कोलकाता का संस्थापक माना जाता है? तो कोलकाता का संस्थापक जॉब चार्नॉक को माना जाता है। जबकि बॉम्बे की स्थापना किसने की थी? गेराल्ड ऑंगियार ने की थी। अगर बॉम्बे का संस्थापक पूछा जाएगा तो गेराल्ड ऑंगियार हो जाएगा, और कोलकाता का संस्थापक पूछा जाएगा तो जॉब चार्नॉक आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। जहांगीर के दरबार में सर टॉमस रो को अपना दूत बनाकर किसने भेजा था? तो कुल मिलाकर 3 दूत मंडल भारत आए थे, जिसमें पहला था जेम्स प्रथम ने जहाँ हॉकिंस को भेजा था, और जेम्स प्रथम ने ही सर टॉमस रो को भी भेजा था 1615 ईस्वी में जहांगीर के दरबार में, ताकि बहुत सारी व्यापारिक सुविधाएं वह प्राप्त कर सके। तो इसमें क्या हो जाएगा? तीसरा ऑप्शन हो जाएगा जेम्स प्रथम। जबकि स्थापना किसके समय में हुई थी? एलिजाबेथ प्रथम के शासनकाल में हुई थी। अगला प्रश्न देखते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित कर दिया गया? तो फ्रेंड्स, सर जॉन चाइल्ड को औरंगजेब के द्वारा 1688 ईस्वी में निष्कासित कर दिया गया। सिचुएशन ये होने लगी थी कि हुगली में फैक्ट्री स्थापित हो गई थी अंग्रेज़ों की, और वहाँ उन्होंने बहुत लूटमार मचाना शुरू कर दिया था। उन्हें लग रहा था कि वो उन्होंने अपना प्रभाव बना लिया है, लेकिन उस समय भारत में किसका शासन चल रहा था? औरंगजेब का शासनकाल चल रहा था। और जब अंग्रेज़ों ने हज यात्रा पर जाने वाले यात्रियों को परेशान किया तो औरंगजेब ने उनको सबक सिखाया, और इस एक युद्ध हुआ जिसमें अंग्रेज़ों को बुरी तरह से पराजित किया। लास्टली अंग्रेज़ों को माफ़ी मांगना पड़ा, और 1.5 लाख का मुआवजा लेकर औरंगजेब ने पुनः अंग्रेज़ों को व्यापार करने का अधिकार प्रदान कर दिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसके द्वारा जारी फरमान को अंग्रेज़ों को प्राप्त मैग्ना कार्टा कहा जाता है? तो मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? 1717 ईस्वी में 1717 ईस्वी में मुग़ल सम्राट कौन थे? फर्रुखशियर। तो फर्रुखशियर ने एक फरमान जारी किया था और अंग्रेज़ों को बहुत सारी सुविधाएं दी थी, जिसके बाद अंग्रेज़ों को भारत में मुक्त व्यापार यानी कि नॉमिनल टैक्स देकर मुक्त व्यापार का अधिकार मिल गया था, और इसे ही अंग्रेज़ों को प्राप्त मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो यह मैग्ना कार्टा किसने जारी किया था? डी, फर्रुखशियर ने किया था। डी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
किन 3 प्रांतों को मिलाकर आधुनिक कोलकाता नगर की स्थापना की गई थी? तो 3 प्रांत कौन से थे, इनसे पूछे जाते हैं क्वेश्चन। तो पहला था कोलिकाता, सुतानाती और गोविंदपुर। ये 3 प्रांत थे जिनको मिलाकर कोलकाता की नींव रखी। और किसने लिखी? जॉब चार्नक ने रखी। अंग्रेजों और डचों के मध्य वेदरा का युद्ध कब हुआ था? तो फ्रेंड्स, वेदरा का युद्ध 1759 ईस्वी में हुआ था। 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था। 1759 ईस्वी में वेदरा का युद्ध हुआ था। 1760 में वांडीवास का युद्ध हुआ था। और 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध हुआ था। ठीक है, ये बहुत ही चारों युद्ध बहुत महत्वपूर्ण है, तो इनको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1632 ईस्वी में गोलकुंडा के किस सुल्तान ने अंग्रेजों को सुनहरा फरमान यानी गोल्डन परमिट प्रदान किया था? तो उस समय गोलकुंडा के शासक थे अब्दुल्ला कुतुब शाह। क्या हो जाएगा आंसर? ए हो जाएगा। अब्दुल्ला कुतुब शाह ने अंग्रेजों को सुनहरा फरमान प्रदान किया और इसके तहत 500 पैगोडा उस समय चलता था गोलकुंडा में। 500 पैगोडा की नॉमिनल टैक्स लेकर पूरे साल अंग्रेजों को फ्री ट्रेड का अधिकार दे दिया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध निर्णायक था जिसमें फ्रांसीसी हार गए और अंग्रेजों की सर्वोच्चता स्थापित हो गई? हम जानते हैं कि बहुत सारी कंपनियां आई, जिसमें से मेन 4 कंपनियां रही जो भारत में प्रतिस्पर्धा कर रही थी, जिसमें लास्ट में टिके रहे फ्रांसीसी और अंग्रेज। लेकिन 1760 ईस्वी में वांडीवास के युद्ध में फ्रांसीसी जो है अंग्रेजों से फाइनली हार गए और इसके बाद तय हो गया कि अंग्रेज ही भारत पर शासन करेंगे। तो सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा वांडीवास का युद्ध। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के मध्य होने वाले प्रथम कर्नाटक युद्ध का कारण क्या था? तो भारत में कुल 3 कर्नाटक युद्ध हुए। भारत में कुल 3 कर्नाटक युद्ध हुए थे अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच, जिसमें से पहला कर्नाटक युद्ध का कारण था ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार युद्ध। जी हाँ, ऑस्ट्रिया का युद्ध भारत में हो रहा था, लेकिन इसका कारण क्या था? ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार युद्ध। होता क्या था कि उस समय पूरे यूरोप में, पूरे विश्व में अपना साम्राज्य स्थापित करने के लिए फ्रांसीसियों और अंग्रेजों के बीच प्रतिस्पर्धा होती रहती थी और कहीं भी उनका युद्ध होता था तो उसका प्रभाव उनके अन्य क्षेत्रों पर, अन्य इलाके पर दिखता था। प्रथम कर्नाटक युद्ध समाप्त किससे हुआ था? तो कारण क्या था? यूरोप में कारण था। तो युद्ध का अंत भी किससे हुआ? यूरोप की एक संधि हुई थी, एक्सला-शापेल की संधि, उसके द्वारा प्रथम कर्नाटक युद्ध का समाप्ति हुआ। प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति हुई, ये आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कर्नाटक का तृतीय युद्ध किस संधि के फलस्वरूप समाप्त हुआ? तो फ्रेंड्स, तृतीय कर्नाटक युद्ध कुल मिलाकर 3 युद्ध हुए थे, जिसमें तीसरा प्रथम युद्ध का कारण और परिणाम यानी कि संधि जो थी वह यूरोप से जुड़ी थी, जबकि सेकेंड कर्नाटक युद्ध जो था वो भारत की जो आंतरिक स्थिति थी उससे जुड़ी थी। और थर्ड कर्नाटक युद्ध जो था, थर्ड कर्नाटक युद्ध का भी कारण और प्रभाव वह जो था वह यूरोप से हुआ था कि 1756 ईस्वी में यूरोप में सप्तवर्षीय युद्ध प्रारंभ हो गया था। सप्तवर्षीय युद्ध प्रारंभ हो गया था अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच। इसके फलस्वरूप भारत में भी अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच थर्ड कर्नाटक युद्ध शुरू हो गया था। और जब इस युद्ध की समाप्ति हुई थी 1763 ईस्वी में, तो भारत में भी युद्ध की समाप्ति हो गई और इस युद्ध की समाप्ति हुई थी पेरिस की संधि से। किस संधि से? पेरिस की संधि से। तो बी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस संधि द्वारा भारत में अंग्रेजों और पुर्तगालियों के बीच व्यापारिक प्रतिस्पर्धा समाप्त हो गई? जब भारत में डचों का आगमन हुआ तो अंग्रेजों और पुर्तगालियों ने कहीं ना कहीं मिल के काम करना चालू कर दिया और इसके लिए उन्होंने एक संधि की, मैड्रिड की संधि, ताकि वह डचों को पीछे कर सके। तो मैड्रिड की संधि द्वारा भारत में अंग्रेजों और पुर्तगालियों के बीच व्यापारिक प्रतिस्पर्धा समाप्त हो गई। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से इंग्लैंड के किस राजा का विवाह 1661 ईस्वी में पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन से हुआ? यह केबीसी में पूछा गया क्वेश्चन है। तो चार्ल्स द्वितीय का विवाह पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन के साथ हुआ था और इस विवाह के फलस्वरूप बम्बई जो है पुर्तगालियों ने अंग्रेजों को दे दिया, यानी कि चार्ल्स द्वितीय को दे दिया और बाद में चार्ल्स द्वितीय ने
केवल 10 पाउंड के वार्षिक किराए पर बॉम्बे जो है वह ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया और भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थिति बहुत ही मजबूत हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से डचों के सूती व्यापार का केंद्र कौन सा था? तो डच भी भारत में एक मजबूत स्थिति में थे, हालांकि उन्होंने इंडोनेशिया पे ज़्यादा ध्यान दिया, इसलिए उन्होंने भारत में अपना साम्राज्य विस्तार नहीं कर पाए। तो उन्होंने सूती व्यापार का केंद्र किसे बनाया था? कोरोमंडल तट को बनाया था। और मालाबार तट को क्या बनाया था? मसालों के व्यापार का केंद्र बनाया था। और उन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री की स्थापना कहाँ की थी? तो मसूलीपट्टनम में पहली फैक्ट्री की स्थापना की थी। तो सूती व्यापार उनका जुड़ा था कोरोमंडल तट से, बी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द्वितीय कर्नाटक युद्ध के बाद फ्रांसीसी गवर्नर कौन बना? तो फ्रेंड्स, सेकेंड कर्नाटक युद्ध जो हुआ था वह अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच हुआ था और उस समय जो है डुप्ले गवर्नर था। लेकिन इस युद्ध में फ्रांसीसियों की हार हुई और अंग्रेज़ों ने यह शर्त रखी कि डुप्ले को वापस बुला लिया जाए और इसके बाद गोडेहू जो है फ्रांसीसी गवर्नर बना। अच्छा, इस युद्ध की समाप्ति किस संधि से हुई थी? तो फ्रेंड्स, पांडिचेरी की संधि से हुई थी। पांडिचेरी की संधि से सेकेंड कर्नाटक युद्ध की समाप्ति हुई थी। अगला क्वेश्चन है, पहला यूरोपीय गवर्नर जिसने भारतीय राजनीति में हस्तक्षेप किया तथा भारत में यूरोपीय साम्राज्य की नींव, सम्राट नहीं, यूरोपीय साम्राज्य की नींव डाली। ठीक है, तो वो पहला जिसने यह दिमाग लगाना चालू किया कि कैसे भारत की जो आंतरिक परिस्थिति है उसका फ़ायदा उठा जाए, तो यह डुप्ले था फ्रेंड्स, ए ऑप्शन हो जाएगा। हालांकि क्लाइव ने भी बाद में ये काम किया, लेकिन सबसे पहले किसने किया? डुप्ले ने किया, ए आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वांडीवाश का युद्ध 1760 में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? वांडीवाश का युद्ध, इसमें अंग्रेजी सेना का नेतृत्व सर आयरकुट ने किया था, सी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फ्रांस की सरकार ने किस वर्ष भारत स्थित फ्रांसीसी बस्तियों का अधिकार भारत सरकार को सौंप दिया? हम जानते हैं कि हमारा देश 1947 में आज़ाद हो गया था, लेकिन उस समय तक फ्रांसीसी बस्तियों पर अधिकार भारत को नहीं मिला था। उस समय मेन फ्रांसीसी बस्ती पांडिचेरी थी, चंद्रनगर थे। तो इस पर अधिकार भारत सरकार को कब हुआ था? 1954 ईस्वी में। जी हाँ, 1954 ईस्वी में, सी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सी यूरोपीय कंपनी भारत में सबसे लंबे समय तक रही? यानी कि सबसे लंबे समय तक रही कौन सी कंपनी? पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी, पहला ऑप्शन हो जाएगा, ए हो जाएगा। पुर्तगाली सबसे पहले कब आए थे? 1498 में। कब आए थे? 1498 में वास्को डी गामा आया था और उन्होंने गोवा पर से अधिकार कब छोड़ा? 1961 में। यानी कि सबसे पहले आए और सबसे बाद तक रुके रहे, तो पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी हो जाएगी, ए आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कब गोवा को पुर्तगाली आधिपत्य से स्वतंत्र कराया गया? तो फ्रेंड्स, 1961 में गोवा दमन द्वीप को पुर्तगाली आधिपत्य से स्वतंत्र कराया गया, बी ऑप्शन हो गया। अगला प्रश्न है, किस भारतीय क्षेत्र से यूरोपियों को सर्वोत्तम सोडा और अफीम प्राप्त होता था? तो फ्रेंड्स, बिहार जो था वह सोडा और अफीम के मामले में अव्वल था। तो यूरोपीय कंपनियां जो है सोडा और अफीम बिहार से प्राप्त करती थी। अगर यहाँ बिहार की जगह बंगाल ऑप्शन रहेगा तो आप बंगाल को क्लिक करेंगे, क्योंकि उस समय बंगाल, बिहार जो था वह बंगाल का ही एक क्षेत्र था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पूर्वी देशों के साथ व्यापार के लिए निर्मित यूरोपीय कंपनियों का स्थापना का क्रम क्या है? यहाँ व्यापार के लिए निर्मित यानी कि यूरोप में स्थापित हुई, उनका क्रम क्या था? तो ये पहला ऑप्शन हो जाएगा। पहले कंपनी कौन कौन सी स्थापित हुई थी, मैं एक बार क्रम से बता देती हूँ। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1498 में ही हो गई थी। इसके बाद अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 में हुई थी। डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1602 ईस्वी में हुई थी और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1664 ईस्वी में हुई थी। तो ये क्रम हो गया, स्थापना का क्रम, पहला ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अब आगमन का क्रम पूछ रहा है क्वेश्चन में, इसको ध्यान दीजिएगा। भारत आने वाली यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों के आगमन का क्रम क्या है? यानी स्थापित तो हो गई यूरोप में, लेकिन भारत कब आई? भारत यानी कि कंपनी की स्थापना यूरोप में तो हो गई, लेकिन सबसे पहले
आई कौन, इंडिया में जब पहुंचेगी, चल तो दिए लेकिन पहुंचे कब, वो इम्पोर्टेंट रखता है और इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आने का क्रम भी पूछा जाएगा। तो पुर्तगाली सबसे पहले आए, 1498 में आए। आने की बात करें तो डच जो है वह 1602 में आ गए, 1602 ईस्वी में आ गए। अंग्रेज कब आए, 1608 ईस्वी में पहुँचे, अंग्रेज 1608 ईस्वी में पहुँचे। तो आने के क्रम में तीसरे नंबर पे अंग्रेज चले जाएंगे। और फ्रांसीसी कब पहुँचे फ्रेंड, तो 1664 ईस्वी में पहुँचे। ठीक है, तो ये क्रम हो गया, पहला ऑप्शन हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय भारत, जय हिंद।